हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को। सभी जीवों में नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए किसी भाग के फिर से ठीक होने या बदलने की क्षमता को, चाहे यह हानि प्राकृतिक हो या कृत्रिम, पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन की क्रिया में नष्ट हुई या मृत कोशिकाएं नई कोशिका में बदल जाती हैं। साथ ही साथ जैसे घाव भरना, नष्ट हुए शरीर के किसी भाग का फिर से बनना या पूर्ण जीव का निर्माण शरीर के किसी टुकड़े के द्वारा होना, इस तरह की जैविक क्रियाएं सम्मिलित होती है। अतः वह संपूर्ण क्रिया जिसमें जंतु अपने शरीर के शत भागों का पुनर्निर्माण करता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। बात करते हैं हम पुनरुद्भवन के प्रकार के बारे में। तो शत हुए भाग के पुनरुद्भवन की जो कैपेसिटी होती है वह अलग अलग जंतुओं में अलग अलग हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें लोअर जो एनिमल्स होते हैं इनकी, तो इनके अंदर पुनरुद्भवन की रीजनरेशन की जो कैपेसिटी होती है वह अधिक होती है। वहीं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें यह कैपेसिटी सिर्फ घाव भरने तक ही सीमित रहती है। प्लेनेरिया को अगर हम कई टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं तो उसके कुछ समय बाद प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वह एक नए प्लेनेरिया में परिवर्तित हो जाता है। सिलेमेंड्रा में अगर हम अग्रपाद को अंश मेखला के पास से काट देते हैं तो कुछ समय बाद अग्रपाद का पुनरुद्भवन हो जाता है। वहीं रेप्टाइल्स, पक्षियों और जो मैमल्स होते हैं इनमें पुनरुद्भवन की जो कैपेसिटी है वह घाव भरने तक ही सीमित रहती है। पुनरुद्भवन को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक जो प्रकार होता है वह होता है कार्यकीय पुनरुद्भवन, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, और दूसरा होता है रिपरेटिव रीजनरेशन या पूरक क्षतिपूर्ति पुनरुद्भवन की प्रक्रिया। जो पहला जो प्रकार है फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन, इसके अंदर प्रतिदिन नियमित रूप से नष्ट हुई कोशिकाएं नई कोशिकाओं के अंदर बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें तो आरबीसी का नई जो मृत आरबीसी है उनका नई आरबीसी में बदलना, और त्वचा के एपिडर्मिस कोशिकाओं का बदलना, आहार नाल के आंतरिक स्तर की कोशिकाओं का बदलना, ये सभी एग्जाम्पल हैं फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं पूरक क्षतिपूर्ति पुनरुद्भवन या रिपरेटिव रीजनरेशन। इस प्रकार के पुनरुद्भवन में जो क्षतिग्रस्त पार्ट होता है यह चेंज होता है और शरीर के नष्ट हुए इस पार्ट की मरम्मत की जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो सिलेमेंड्रा है इसके जो लिम्ब है इसका रीजनरेशन, छिपकली में टेल पार्ट का रीजनरेशन और घावों का भरना, इस प्रकार के रीजनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं रीजनरेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो दो तरह के मेथड हम डिस्कस करेंगे, एक है एपीमॉर्फोसिस और दूसरा है मॉर्फोलैक्सिस। सबसे पहले हम देखते हैं एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस इस प्रकार के पुनरुद्भवन में शत स्थान पहले समान कोशिकाओं का एक ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप को हम कहते हैं ब्लास्टेमा। सबसे पहले क्या होगा, जो क्षतिग्रस्त जो स्थान है यहाँ पे समान कोशिकाएं मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगी जिसे ब्लास्टेमा कहते हैं, और इसकी कोशिकाएं जल्दी जल्दी विभाजित होकर के एक बड़ा ब्लास्टेमा बनाती हैं। पहले यह कोनिकल हो जाता है और बाद में चपटा होता जाता है। उसके बाद इसकी कोशिकाओं में डिफ्रेंशिएशन होता है, वह ऊतक व अंगों का सुनियोजित पुनर्निर्माण हमें देखने को मिलता है। ब्लास्टेमा निर्माण का जो एग्जाम्पल है वह एम्फीबियंस में लिम्ब और टेल का जो पुनरुद्भवन है इसके रूप में हम देख सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वह है मॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन में ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं होता है। इसमें जो क्षतिग्रस्त भाग होता है इसी के बचे हुए जो अनइंजर्ड जो टिश्यू पार्ट्स हैं और साथ ही साथ जो निकटवर्ती भाग हैं इनमें स्थानांतरित कोशिकाओं के पुनर्संगठन से पूरा ऊतक या अंग फिर से निर्माण होता है। यहाँ पे ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके स्थान पर जो क्षतिग्रस्त पार्ट के पास की जो दूसरी कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं जो कि क्षतिग्रस्त नहीं हैं, वही मिल करके पुनर्संगठित होकर के उस पर्टिकुलर टिश्यू या सेल का निर्माण करेंगे। इस प्रकार का जो पुनरुद्भवन होता है वह हमें निम्न प्रकार के जंतुओं में देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ऑर्क्योसाइट्स से नए स्पंजों के निर्माण में और हाइड्रा के छोटे टुकड़ों से पूरे हाइड्रा का निर्माण मॉर्फोलैक्सिस का एक एग्जाम्पल है।
अब हम देखते हैं सैलामेंडर के लिम्स में रीजनरेशन किस तरह से होता है। सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की जो स्टडी है वह एम्फीबियंस के अंदर की गई है। एम्फीबियंस में अगर हम बात करें तो सैलामेंडर के अंदर ये स्टडी काफ़ी ज़्यादा की गई है। सैलामेंडर में वयस्क और लार्वा दोनों अवस्थाओं में लिम्ब के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और रीजनरेशन की इस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे कुछ घटनाएं घटित होती हैं। ये घटनाएं हैं, पहली घटना होती है रीजनरेशन के दौरान होने वाली आकारिकीय घटनाएं या मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। सेकंड है हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स, जो औतकीय घटनाएं हैं रीजनरेशन के दौरान होने वाली। थर्ड है और फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग रीजनरेशन, पुनरुत्थान के दौरान कार्य की प्रगति। एक एक करके हम इन जो घटनाएं हैं इनको डिस्कस करेंगे, इन इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला इवेंट जो होता है वह है पुनरुत्थान के दौरान आकार की घटनाएं या मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग रीजनरेशन। रीजनरेशन के दौरान जो सबसे पहला कार्य होता है वह होता है घाव। जो कोई घाव है उसका भरना, बंद होना, उसके बाद लिम्ब ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन और सबसे एंडिंग में लिम्ब का फॉर्मेशन। यहाँ पे डायग्राम के अंदर हम इन तीनों स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, घावों का भरना जो स्टेप है, इसमें सैलामेंडर और न्यूट के अंग भंग होने के परिणाम स्वरूप प्रक्रियाओं की एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। लिम्ब के भंग भाग के स्थान पर जो टिश्यू है वह एक्सपोज्ड हो जाता है। टिश्यू का कुछ भाग दब जाता है और कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। रक्त रुधिर वाहिकाओं से निकलता है और घाव के ऊपर फैल जाता है। घाव के स्थान पर अब क्या होगा कि जो ब्लड है वह क्लॉट बना लेगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। यह रक्त स्राव को रोकता है, ये जो थक्का है यह रक्त स्राव को रोकता है, साथ ही साथ जो घाव है उसको बाहरी वातावरण के दुष्प्रभाव से भी बचाता है। अगले 24 घंटों में घाव पर एपिथीलियमी आवरण बन जाता है। यह निकटवर्ती एपिथीलियम से मोटा होता है। इस क्रिया को हम वुंड हीलिंग कहते हैं। सेकेंड प्रोसीजर यहाँ पे होता है कि ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन में क्या होगा कि घाव बढ़ने के कुछ दिन के बाद में रक्त की जो ग्रेनुलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होती हैं ये बड़ी संख्या में घायल भाग में एकत्रित होने लगती है। घाव जो होता है वह लाल हो जाता है और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ में ग्रेनुलोसाइट और लिम्फोसाइट के साथ में कुछ न्यूट्रोफिल्स भी घाव पर जमा होने लगती हैं और ये घाव पर जमा होने वाले जीवाणुओं और अन्य बाहरी पदार्थों और शत कोशिकाओं के जो मलबे हैं उनका भक्षण करके उनको नष्ट करती हैं। इसके बाद में नई एपिथेलियम स्तर के नीचे संयोजी ऊतक की कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं और इनके अंदर विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और इनके प्रचुर उद्भवन से यहाँ पर एक ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन होता है। जो थर्ड डायग्राम है इसमें आप ब्लास्टेमा सेल्स को देख सकते हैं जो कि एपिकल एपिडर्मल कैप के नीचे स्थित है। नेक्स्ट स्टेज होती है संरचना विकास या पाद का निर्माण स्टेज। इस स्टेज में ब्लास्टेमा बन जाने के बाद में कई दिनों तक इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर डिफरेंशिएशन होता रहता है ताकि जो क्षतिग्रस्त अंग है इसके सभी टिश्यूज़ जैसे मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज हैं इन सब की मरम्मत की जाए। न्यूट जो वयस्क होता है इसमें पाद के अंग भंग होने के 15 दिनों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ब्लास्टेमा पूर्ण विभेदित कोशिकाओं से भर जाता है। अब हम देखते हैं पुनरुद्भवन के दौरान होने वाले हिस्टोलॉजिकल औतिकी घटनाएं। पहली जो औतिकी घटना हमें देखने को मिलती है वह है डी डिफरेंशिएशन या अविभेदीकरण। दूसरी है प्रोलिफरेशन या प्रचुरोद्भवन। थर्ड है रीडिफरेंशिएशन या पुनः विभेदीकरण। सबसे पहले देखते हैं डी डिफरेंशिएशन स्टेज। तो डी डिफरेंशिएशन जो स्टेज है इसमें घाव के एपिथीलियमी आवरण के द्वारा घिरने के बाद शीघ्र ही आसपास के विभिन्न प्रकार के ऊतक जैसे पेशियाँ, अस्थियाँ, उपास्थियाँ सब में क्या होता है, विभेदन समाप्त हो जाता है। ये सभी जो ऊतक होते हैं मीसेनकाइमी सेल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इस क्रिया को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। कंकाल का जो अंतराकोशिकीय मैट्रिक्स होता है वह घुल जाता है, वह कोशिकाएं स्वतंत्र हो जाती हैं। ये कोशिकाएं गति करके एपिडर्मल जो कैप है इसके नीचे इकट्ठी हो जाती हैं। इसी प्रकार अन्य ऊतक की कोशिकाएं मीसेनकाइमी कोशिकाओं में चेंज हो जाती है और ये सभी सेल्स जो होती हैं हिस्टोलॉजिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो सेम होती है।
नेक्स्ट स्टेज जो इसके बाद आती है वह आती है प्रोलीफरेशन स्टेज, जो कि 4th डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। जब ब्लास्टेमा एक स्पेसिफिक साइज़ का हो जाता है तो जो डी डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है वह रुक जाता है और घाव के आसपास की ब्लास्टेमा की कोशिकाएं प्रोलीफरेशन के अंदर आ जाती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर समसूत्र विभाजन हमें देखने को मिलता है, जिससे नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जब सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो ब्लास्टेमा जो है इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। वृद्धि जो है ब्लास्टेमा के निर्माण के तुरंत बाद में अधिकतम होती है और बाद में यह वृद्धि कम होती है। नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे पुनः विभेदीकरण या रीडिफ्रेंशिएशन स्टेज। ब्लास्टेमा की जो कोशिकाएं होती हैं जो पहले अविभेदीकरण में जाती हैं, उसके बाद में विभेदीकरण की क्रिया में प्रवेश करती हैं। इस क्रिया को हम पुनः विभेदीकरण कहते हैं। पुनः विभेदीकरण की क्रिया शंकु अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। जो कोन स्टेज है यहीं से ये स्टार्ट हो जाती है। पुनः विभेदीकरण के लिए जो स्टिमुलस है वह पाद में पहले से, लिम्ब में पहले से ही उपस्थित उत्तक से आता है। प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रारंभिक ब्लास्टेमा को अन्य स्थान पर रोपण करने पर विभेदीकरण की क्रिया नहीं होती, जबकि पुरानी ब्लास्टेमा को अन्यत्र रोपण करने पर भी यह विभेदीकरण में जाकर बाद में परिवर्धन हो जाता है। नेक्स्ट जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो इवेंट्स होता है वह है फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग रीजनरेशन। इस इवेंट के दौरान दो तरह के फेज हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कैटाबोलिक फेज और दूसरा होता है एनाबोलिक फेज। कैटाबोलिक फेज के अंतर्गत निम्न चेंजेस, इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं इनकी क्रिया में वृद्धि हो जाती है। स्वतंत्र अमीनो एसिड की मात्रा में यहाँ पे वृद्धि होती है। श्वसन में कमी हो जाती है। अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण अनऑक्सीग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड का संग्रह होता है। श्वसन एंजाइम जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसका स्तर भी कम हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ऑक्सीजन की खपत कम हो जाती है, साथ ही साथ पीएच जो है वह भी कम हो जाता है। नेक्स्ट जो फेज़ है वह है एनाबोलिक फेज़। एनाबोलिक फेज़ के अंतर निम्नलिखित जो चेंजेस हैं ये होते हैं। पहला चेंज है ऑक्सीकरण की क्रिया में वृद्धि होती है। सेकंड है सामान्य पीएच फिर से प्राप्त कर लिया जाता है। थर्ड, श्वसन में वृद्धि होती है। फोर्थ, लैक्टिक अम्ल की मात्रा में कमी होती है। फिफ्थ है आरएनए की जो मात्रा है इसमें भी कमी होती है। और सिक्स है केंद्रिका के परिमाप में वृद्धि होती है। इस तरह से जो सैलामेंडर है इसमें लिम्ब रीजनरेशन की क्रियाविधि 3 स्टेप में हिस्टोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के रूप में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टेमा। जो ब्लास्टेमा कोशिकाएं हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो ब्लास्टेमा सेल्स है इनकी उत्पत्ति के लिए 2 तरह के मत दिए गए हैं। पहला मत है कि जो ब्लास्टेमा कोशिकाएं हैं इनकी उत्पत्ति स्थानीय कोशिकाओं से ही होती है, जबकि दूसरा मत ये कहता है कि दूरस्थ स्थान पर उपस्थित कोशिकाओं से इसकी उत्पत्ति होती है। पहला जो मत है स्थानीय उत्पत्ति वाला, लोकल ओरिजिन ऑफ ब्लास्टेमा सेल, इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लास्टेमा में कोशिकाएं कटी सतह के आसपास से आती हैं। इसी क्षेत्र की विकसित उपास्थि, अस्थि, पेशी कोशिकाएं अविभेदीकरण में जाती हैं, मैट्रिक्स घुल जाता है और अन्य विशेष प्रकार की कोशिकाएं मेसेनकाइमी कोशिकाओं में चेंजेस हो जाती हैं और इन कोशिकाओं के द्वारा ही ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन किया जाता है। वहीं दूसरा जो मत है जिसमें दूरस्थ स्थान पर इनकी उत्पत्ति मानी गई है, उसके अनुसार ब्लास्टेमा में उपस्थित अविभेदित मेसेनकाइम कोशिकाएं शरीर के दूरस्थ स्थान से आती हैं। ये अमीबॉइड गति द्वारा रुधिर के साथ ब्लास्टेमा में आती हैं और यह मत जो है वह प्लेनेरिया के अंदर कई सारे प्रयोग करके प्रमाणित भी किया गया है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने रीजनरेशन क्या होता है, साथ ही साथ रीजनरेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, फिजियोलॉजिकल रीजनरेशन और रिपरेटिव रीजनरेशन, मेथड्स कौन से हैं रीजनरेशन के, एपिमॉर्फोसिस और मॉर्फोलैक्सिस,
और सैलामेंडर के अंदर लिम्ब रीजनरेशन के जो इवेंट्स होते हैं इनको स्टडी किया, जिसके अंतर्गत हमने मॉर्फोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, इनको डिस्कस किया है। और सबसे एंडिंग में हमने जो ब्लास्टेमा है उसका उसकी सेल्स का जो ओरिजिन है उसको डिस्कस किया।